नमस्कार दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। क्लास 11th समुच्चय। साथियों, हमने आपको बता दिया था समुच्चय के प्रकार चल रहे थे। रिक्त समुच्चय समझा दिया, समान समुच्चय समझा दिया, परिमित समुच्चय समझा दिया, अपरिमित समुच्चय समझा दिया। अब आपके सामने आ रहा है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय सबसेट्स। उपसमुच्चय क्या है आप जानते होंगे। जैसे गांव में प्रधान होता है, उसके अंडर में काम करने वाला एक उप प्रधान होता है। आजकल हर राज्य में मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जब कोई रूठ जाता है तो उप मुख्यमंत्री भी बना देते हैं, अर्थात उसकी थोड़ी सी शक्तियां उसको दे देते हैं। ऐसे ही ये तो देसी उदाहरण था। अब हम समझेंगे मैथमेटिकल उदाहरण से। तो इसमें क्या अच्छी तरह से समझें। यदि x किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, x क्या है? सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। और y क्या है? कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का समुच्चय। तो जो x है, x क्या है? x आपका टोटल पूरा विद्यालय है, जिसमें ऑल स्टूडेंट पढ़ते हैं। लेकिन y क्या है? y केवल कक्षा 11वीं है। तो इसमें क्या है? इसकी परिभाषा कहती है दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि एक समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में हैं। दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि एक समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में हैं तथा दूसरे के पहले समुच्चय में हों यह आवश्यक नहीं है। यह आवश्यक नहीं है। तब एक समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय कहलाता है। इसका प्रतीक यह होता है।
अब दोस्तों इसे समझिए। हमने कहा कि दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि एक समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में हैं तथा दूसरे के पहले में हों, यह आवश्यक नहीं है, तब एक समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय कहलाता है। इसका प्रतीक ये है सी की टाइप का। अब देखिए, विद्यालय में सारे बच्चे पढ़ते हैं, कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं ये, तो कक्षा 11 के सारे बच्चे इसमें हुए विद्यालय में कि नहीं हुए? तो यहाँ हम लिखेंगे y सबसेट है x का। y सबसेट क्या है? x का। और दूसरा उदाहरण समझिए आप। दूसरा उदाहरण जैसे a बराबर है 1 2 3 4, b बराबर है 3 4। अब जरा गौर से देखो, तो b के सभी अवयव a में हैं, b के सभी अवयव a में हैं, अतः क्या कहलाएगा? b सबसेट है a का। तो ये परिभाषा पूरी कंप्लीट हो गई। दो समुच्चय इस प्रकार हों कि एक के सभी अवयव दूसरे में हों, दूसरे के पहले में हों या न हों, तब एक समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय कहलाता है, अर्थात सबसेट कहलाता है। ये आपका उपसमुच्चय हो गया। अब बात आती है इसकी और रूपरेखा आगे समझने की। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। यदि हम ये कहें कि a बराबर a b c और b बराबर है b c, तो b सबसेट है a का, तब a b का अधिसमुच्चय कहलाएगा। b है सबसेट, क्या कहेंगे? b उपसमुच्चय है। किसका? a का। इसे पढ़ेंगे b उपसमुच्चय है a का और a b का अधिसमुच्चय है। अर्थात अब आप समझ गए होंगे वही वाली बात जो मैंने समझाई, जैसे प्रधान और उप प्रधान, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के पास सारी शक्तियां होती हैं, तो उससे थोड़ी शक्तियां उप मुख्यमंत्री को दे दी जाती हैं। जैसे प्रधान के पास सारी शक्तियां होती हैं, तो उप प्रधान को थोड़ी शक्तियां दे दी जाती हैं। प्रधान बड़ा होता है तो उप प्रधान छोटा होता है। ऐसे ही मुख्यमंत्री बड़ा होता है तो उप मुख्यमंत्री उससे छोटा पद होता है। ऐसे ही सेट बड़ा पद है और उपसेट यानी उपसमुच्चय छोटा हो गया। अब आइए उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करना। कल हमने एक बात बताई थी, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय भाई होता है, हम समझा चुके हैं। यह प्रत्येक समुच्चय का, यह प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। यह प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय
होता है, अर्थात तो फाई का मतलब होता है खाली, तो ये तो सब में होगा। फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अब उपसमुच्चय कैसे ज्ञात किए जाते हैं? उप समुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या बराबर होती है 2 की पावर n। यहाँ n बराबर है समुच्चय के अवयवों की संख्या, ये है। अब इसको समझते हैं। जैसे हमने कहा a बराबर 1,2 है, तो इसमें कितने अवयव हैं? अवयव बराबर हो गए 1, 2 हो गए। ये वाला 2 नहीं दिया है, इनकी काउंटिंग ली है हमने, गिने हैं 1 और 2। तो उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे? उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n, अर्थात 2 की पावर 2 बराबर कितना हो गया? 4। तो इसके 4 उपसमुच्चय बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? एक तो बनेगा कौन सा? एक बन गया, 2 एक बनेगा ये स्वयं, और एक बन गया फाई। हमने आपको अभी लिखाया कि रिक्त समुच्चय अर्थात फाई यह प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इसी प्रकार यहाँ हम लिख सकते हैं प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। भाई अपना थोबड़ा देखोगे कांच में तो अपना ही तो दिखाई देगा, पड़ोसी का थोड़ी। अर्थात आप समझिएगा प्रत्येक सेट भी स्वयं का सबसेट कहलाएगा। ऐसे ही फाई कहलाएगा। तो आप समझिए फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय है। तो उपसमुच्चयों की संख्या आप सीख गए, उपसमुच्चय सीख गए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे की तरफ। ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छा समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा। ये तो वीडियो है, क्लास में आप नहीं सुनते हो ढंग से भैया, यहाँ सुन लो तो अच्छी बात रहेगी। इसके बाद उपसमुच्चय हो गया, उपसमुच्चय हो गया, आद्य समुच्चय हो गया। अब है आपका वास्तविक संख्याओं के कुछ समुच्चय हैं। कल आपको समझा दिए थे परसों, वास्तविक संख्याएं क्या होती है आप समझ लो। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, आप समझिए सेट्स ऑफ रियल नंबर्स। अब आप समझो जैसे n इक्वल कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। अगर आपसे हम कहें z इक्वल तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस के 3 डॉट डॉट डॉट। अगर हम आपसे कहें q बराबर तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 2/3 3/4 डॉट 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 डॉट। तो ये क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय।
प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और ये क्या है? सभी पूर्णांकों का समुच्चय। और ये क्या है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब बात समझिए, वास्तविक संख्या यानी रियल। अब रियल में आपके ये एन भी आती है, जेड भी आती है, क्यू भी आती है, ये तीनों के तीनों आते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? एन सबसेट है किसका? आर का। हम कह सकते हैं जेड सबसेट है किसका? आर का। हम कह सकते हैं कि क्यू सबसेट है किसका? आर का। क्योंकि वास्तविक संख्याओं में ये सभी होते हैं। ये है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में सब होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अर्थात तो परिमेय और अपरिमेय सब इनमें होती हैं। अगर हम आपसे कहें कि इवन सम संख्याएं, सम संख्याएं, हम आपसे कहें विषम संख्याएं, हम आपसे कहें कि अभाज्य संख्याएं। अब समझिए, सम संख्याएं सबसेट होंगी किसकी? एन की। विषम संख्याएं सबसेट किसकी होंगी? एन की। और अभाज्य संख्याएं भी सबसेट होंगी किसकी? एन की। क्योंकि एन बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। नेचुरल संख्याओं में आपकी सम भी आएंगी, नेचुरल संख्याओं में विषम भी आएंगी, नेचुरल संख्याओं में अभाज्य भी आएंगी। तीनों प्रकार की संख्याएं इसमें आएंगी। अतः ये इनके क्या कहलाएंगे? सबसेट कहलाएंगे। अर्थात ये हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के बारे में हमने जानकारी आपको दी। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वैसे आप 10वीं में पढ़ के आए हो। वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों की सहभागिता पाई जाती है। और ये समझ लो सब है इसमें। वास्तविक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक में प्लस माइनस दोनों होते हैं। अगर जेड प्लस कहेंगे तो धनात्मक पूर्णांक, जेड माइनस कहेंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप बड़ी आसानी से इनको समझ सकते हो। अब बात आती है इसी के साथ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक इसमें चलने वाला है साथियों, इसको आप समझ लें, स्क्रीनशॉट लें। इसके आगे है वास्तविक संख्याओं का अंतराल यानी आर के उपसमुच्चय के रूप में अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में। अर्थात एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, थोड़ी सी देखिए। बेशक आप 11वीं में आ गए हो, अभी तक आपको कोष्टकों के बारे में थोड़ी जानकारी होगी कि कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं। बता सकते हो कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं बताओ। एक आपने ये वाला कोष्टक देखा है,
कौन सा कोष्टक है ये कौन से प्रकार का कोष्टक है? ये है छोटा कोष्टक। अच्छा, ये कौन से प्रकार का कोष्टक है? ये है बड़ा कोष्टक। ठीक है। अच्छा, ये कौन से प्रकार का कोष्टक है? ये है मझला कोष्टक। अच्छा, ये कौन सा कोष्टक है? इसे कहते हैं रेखांकित। क्या कहते हैं? रेखांकित कोष्टक। ये 4 प्रकार के कोष्टक आपने पढ़े होंगे। यहाँ पर हम केवल इन 2 कोष्टकों की सहायता से कुछ आपको सिखाना चाहते हैं। ढंग से समझिए। यहाँ बहुत से टीचर, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है। आप समझिए, इसके 4 प्रकार हैं। 1, 2, 3 और 4। अंतराल का एक मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले समझिए, आपको समझना है। मैं ये डब्बे से खाली बना रहा हूं, आप समझना। यहाँ ए और यहाँ बी, ये डब्बे खाली हैं। अगर मैं इनको अभी खाली किया है तो इसका मतलब है यहाँ कोष्टक आएगा छोटा। कौन सा आएगा? छोटा। ये डब्बा खाली है, इसका मतलब ए इसमें नहीं आएगा। ए अंतर्विष्ट नहीं है। इसको हम कहेंगे खुला अंतराल। क्या कहेंगे इसको? खुला अंतराल, अर्थात ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। इसका जो प्रतीक होता है, प्रतीक कैसे लिखेंगे? इसमें क्या होता है जरा देखें। जो कंडीशन होती है वो इसके साथ नहीं ली जाती है। जैसे ए इसके साथ जो समुच्चय होगा इसके साथ, और ये बी। अब समझिए, ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, अर्थात ए तथा बी नहीं लिए जाएंगे। नहीं लिए जाएंगे। अब आप समझिए कैसे नहीं लिए जाएंगे। जैसे मैंने कहा 3,8, उदाहरण समझें अच्छी तरीके से, फिर ये पल्ले नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। 3,8, 3,8 का मतलब हो गया साथियों क्या? 3,8 का मतलब हो गया आपका 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा। न तो 3 आएगा ना ही 8 आएगा। समझ में आ गया? इसको कहते हैं हम खुला अंतराल, अर्थात 3 नहीं आएगा और 8 भी नहीं आएगा। इसलिए ये चिन्ह है, ये डब्बे खाली, अर्थात ए भी नहीं आता और बी भी नहीं आता। दूसरा समझिए सेम इसी प्रकार। अब मैं डब्बे ये भर रहा हूँ, भर दिए मैंने, ये भर दिए, तो ए और बी अब आएंगे तो ये कोष्टक हो गया बड़ा और इसे कहते हैं बंद अंतराल। क्या कहते हैं? बंद अंतराल। और इसका जो प्रतीक होता है, चिन्ह कैसे समझते हैं? अर्थात ए से बड़ा भी होगा, बराबर भी होगा, और बी से छोटा भी होगा और बराबर भी होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यही लो, जैसे अब ये कोष्टक हम बड़ा लगा देते 3,8, तो समुच्चय क्या बन जाता आपका?
3 4 5 6 7 8। देखो 3 भी आ गया और 8 भी आ गया। ये बात आप आसानी से समझ गए होंगे। इतना समझ लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए इसके बाद अब इनका कॉम्बिनेशन होगा। तीसरा नंबर है, अब हमने लगा दिया एक छोटा एक बड़ा। ऐसा कोष्ठक नहीं आपने देखा होगा अभी तक, है ना। तो ये था हमारा क्या, खुला, और ये क्या है, बंद। तो खुला बंद अंतराल, इसे क्या पढ़ेंगे, खुला बंद अंतराल। अर्थात ए नहीं लिया जाएगा जबकि बी लिया जाएगा। समझ में आ गया। अर्थात इसका चिन्ह देखें तो ये होगा और इधर ऐसे करके होगा। तो ए नहीं लिया जाएगा, बी लिया जाएगा। समझे। उदाहरण वही समझ लो आप अभी जो लिया था। जैसे हम ऐसे लिख दें 3 और कोमा 8। तो इसका अगर हम पूरे अवयव जानना चाहें तो 3 तो नहीं आएगा, 3 से बड़ा, क्योंकि ए से बड़ा। तो 3 से बड़ा 4 5 6 7, बी आएगा तो बी पूरा लिखा जाएगा। इसका ये पूरा रूप हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब जरा गौर से देख लीजिएगा। चौथा भाग है इसका और अंतिम भाग है। अगर बड़ा पहले लिख दें और छोटा बाद में लिख दें तो बंद हो गया पहले, खुला हो गया बाद में। तो इसे कहेंगे बंद खुला अंतराल। इसका जो प्रतीक होगा, ए साथ में आएगा लेकिन बी नहीं आएगा। ये इसका प्रतीक है। ये इसका प्रतीक था ऐसे लिखने का। तो यहीं पर ये कैसे कर दें, अगर ऐसे लिख दें हम कि 3 कोमा 8, तो अब इसको कैसे लिखते, 3 तो आएगा, 3 4, क्योंकि जब ऐसे होता है इसका प्रतीक ये हो जाएगा ऐसे करके, ए आएगा बी नहीं आएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 4 5 6 7। अब यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि बी नहीं आएगा तो 8 नहीं आएगा। तो ये अंतराल आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर चलते हैं हम आगे की तरफ। चलिए, अच्छी तरह समझे भैया। ये गणित का जादू है, सिर चढ़कर बोलेगा। अगर ढंग से नहीं करोगे तो खाक पल्ले नहीं पड़ेगा। अभी तो हम आपको केवल देख सकते भी नहीं, आप हमें सुन सकते हो। जब क्लास में हम आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, खूब उल्टा सीधा कहते हैं, तब नहीं आप समझ पाते। तो समझिए, कोशिश करिए। इसी के आगे है घात समुच्चय, पावर सेट। अब हमारे सामने आ रहा है घात समुच्चय, पावर सेट। घात समुच्चय समझ लो, पिता का पिता, दादा, सेठों का भी सेठ, सेठों का भी सेठ, बाप का बाप। अब आप समझिए, तो ये क्या हो गया, उप समुच्चयों के समुच्चय को उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। घात समुच्चय कहते हैं इसे। पी ए, सेट का नाम ए बी, अगर सेट का नाम ए है तो ए लिख दो, सेट का नाम बी है तो बी लिख दो, सेट का नाम सी है तो सी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं। इसे पी ए, ये ऐसे रहेगा, पी ये बदलता रहेगा।
से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण समझिए। तो सबसे पहले जैसे a बराबर आपके पास है a, b, तो अभी इसका पावर सेट नहीं निकाल सकते, पहले इसकी पावर तो यानी सब सेट निकालो। इसमें लिखा है उप समुच्चय के समुच्चय को, तो हम पहले इसके उप समुच्चय निकाल लेते। उप समुच्चय कितने निकलेंगे? सूत्र होता है 2 की पावर n, तो लगाओ कितने अवयव हैं? 2, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2, या अवयव 2 हैं यहाँ पे, अवयवों की संख्या कितनी है? 2, तो यहाँ सूत्र लग गया, कितना हो गया? 4। कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो फाई सबका उपसमुच्चय होता है, एक स्वयं a हो गया, b हो गया, स्वयं का समुच्चय भी बताया था, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो 1 2 3 4। अब इनको ही बंद कर दो। हमने क्या लिखा है? उपसमुच्चयों के समुच्चय को क्या कहते हैं? घात समुच्चय, पावर सेट कहते हैं। तो अब इसका कोई नाम दे दो, जैसे चलो हमने दे दिया PA बराबर, तो अब इसको बड़े मजले कोष्टक में बंद कर दो। तो ये स्वयं सेट है, ये स्वयं सेट है, अर्थात समुच्चय है, और समुच्चय का भी क्या बना दिया? समुच्चय। तो इसे क्या कहेंगे? घात समुच्चय कहा जाएगा। सेटों का सेट अर्थात पावर सेट, है ना भाई? पापा के पापा दादा ज्यादा होंगे ना भाई, पापा तुम्हें मारेंगे तो दादा पापा को मारेंगे, है ना? तो ये है कंडीशन। समझ में आ गया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर चलते हैं आगे की तरफ। मन लग रहा है? मन लगाना पड़ेगा, ये मन आसानी से नहीं लगता है। अगर कॉमेडी का वीडियो चल रहा होता तो बड़ी आसानी से लग जाता, है ना? चलिए एक टॉपिक और बचा है, फिर चलते हैं। चलिए भैया, अब है इसका लास्ट टॉपिक आज का, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, UNIVERSAL, यूनिवर्सल सेट। ये है आपका, अर्थात ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें सभी उप समुच्चयों के उप समुच्चयों के अवयव विद्यमान हों, सार्वत्रिक सेट कहलाता है। सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसे U से, यूनिवर्सल, इसे U से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो बनाएंगे कैसे। पहले मैं अलग अलग सेट बना देता हूँ। A बराबर लिख दिया मैंने 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, समझना। B बराबर लिख दिया मैंने 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। C बराबर लिख दिया हमने कितना, हमने लिख दिया यहाँ पर 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट। अब जरा गौर से समझो, ये सब क्या हैं? ये 1 3 5 7, तो ये है आपकी विषम संख्याएं, ये है आपकी सम संख्याएं, ये है अभाज्य संख्याएं। अगर इनका हमने क्या लिखा है? ऐसा समुच्चय जिसमें सभी उप समुच्चयों के अवयव विद्यमान हों, ठीक है, सार्वत्रिक।
समुच्चय कहलाता है, इसे U से प्रदर्शित करते हैं। अब U बराबर हम क्या लिख दें, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अब देख लो इसमें क्या है, इसमें सम संख्याएं भी हैं, इसमें विषम भी हैं, इसमें अभाज्य भी हैं। तो ये ए बी सी सब में इसके विद्यमान हैं। तो यहाँ U क्या कहलाएगा, U ए बी सी का सार्वत्रिक समुच्चय है। क्या है साथियों, सार्वत्रिक समुच्चय। तो आज के लिए इतना ही, इसे अच्छी प्रकार से घर पे याद करना। एक बात ध्यान से आप सुने, अच्छी प्रकार से मन लगा करके पढ़ें और छुट्टियों का पूरा लाभ उठाएं। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपका भी लाभ हो और हमारा भी। धन्यवाद।